मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कफन भाग 2। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोना पीटने का अवसर ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घोंसले में से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए और वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते था। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुका था। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे घीसुओ, रोता क्यों है? अब तो तू भी दिखाई नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। और घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही बेचारी। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे सरकार। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। खुदा, वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ भी था वह सब दवा दारू में उड़ गया। अब सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कि कह दे, चल दूर हो यहाँ से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, और आज जब गरज पड़ रही है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई थी। कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वास काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तो तन ढकने को चिथड़ा भी ना मिले, और उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा जाता है?
यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। और दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूम रहे थे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए तो कभी उस दुकान की। इस तरह कपड़े, रेशम की सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के पास जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी दे देना। और उसके बाद कुछ चिखोना आया। तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्व पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता ना। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है। नहीं लोग वांभनों को हजारों रुपए क्यों दे देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके। हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है? घीसू हंसा। अबे, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा और इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई और घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई। चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने की दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? और माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिलता। और एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहीं जाएंगे ही। और घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल इस दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। और माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी ना। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी।
कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटता जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए हुए था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में ही मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े से ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाना खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी और भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए 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 से आशीर्वाद दो। बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। आगे की कहानी अब अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो, और इस कहानी के आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।